मैंने शुरू में भी ये कहा था कि एक साल हो जाए फिर कुछ कहना उचित होगा, लेकिन अभी और करने की आवश्यकता है सरकार को, और सामान्य चीज़ें। एक छोटा सा उदाहरण कि अंबिकापुर नगर निगम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है, उसमें 3 जिले के नक्शों, शहर में जो भवन बनते हैं उनके नक्शे यहाँ से पास होते हैं और एक अधिकारी यहाँ पर तैनात नहीं है, क्लर्क उस कार्यालय को चला रहे हैं। उसमें ध्यान देने की और ऐसे बहुत सारी बातें हो जाएंगी। एक साल पूरा हो जाए फिर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 6 महीना संतोषजनक है जो इस प्रकार के शहर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हादसे और मामले सामने आ रहे हैं। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे कहिए तो उम्मीद और थी कि और अच्छा रहता। उसके हिसाब से तो अभी लगता है कि उतना ठीक नहीं है, कई चीज़ें उतनी ठीक नहीं। इस बीजेपी के नाते नहीं कह रहा, एक नागरिक के नाते कह रहा। बाबा, आप ही रिमोट कंट्रोल सीएम है, रबर स्टाम्प सीएम है, आप किस तरीके से देखते हैं? 100 में हैं, सज्जन हैं, सरगुजा संभाग के हैं, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें जो बातें आ रही हैं, जो एक पहला आपका सवाल था, अभी दूसरा सवाल आ गया तो मेरे को बोलना पड़ रहा है कि अभी मैसेज जो जा रहा है, मैं बाहर से एक नागरिक के रूप में भी देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक साथी के रूप में भी देख रहा हूँ कि सरकार का जो एक मैसेज जाना चाहिए कि कहाँ से डायरेक्शंस आ रहे हैं, ये नहीं है। कहीं भ्रम की स्थिति है कि हमको किसकी बात माननी। इस चीज़ को तो कम से कम जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना चाहिए। व्यक्तिगत तो मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में कोई व्यक्तिगत कोई नेगेटिव बात अभी ऐसी सामने नहीं आई है, भ्रष्टाचार का कहें या और कुछ कहें, लेकिन जो बात आई है सामने वो ये है कि वो पकड़ कहिए या कंट्रोल कहिए या वहाँ से डायरेक्शन आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। प्रदेश के अंदर रिमोट कंट्रोल तो अलग बात है, प्रदेश के अंदर 4 सेंटर ऐसी चर्चा है, आम चर्चा है कि 4 जगह से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। प्रदेश के हित में हम लोग के लिए अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा होता रहे तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छा है। बाबा, युक्तियुक्तकरण के नाम पे ये ना हो पाए, इसके लिए क्या करेंगे? दूर दराज के इलाकों में जहां दर संख्या कम होती है, वहां जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आबादी को नहीं देख के, दर संख्या को नहीं देख के, शिक्षा की सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए। 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल, एक गांव के अंदर एक मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, 7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका पालन होना चाहिए। क्योंकि देश में शिक्षा के गारंटी का कानून, अधिकार, गारंटी नहीं, सॉरी, गारंटी दूसरी चीज़ हो जाती है, शिक्षा के अधिकार का कानून लागू है। उस शिक्षा के अधिकार का बुनियादी चरण प्राथमिक शिक्षा होती है। तो उस प्राथमिक शिक्षा को, केंद्रों को बंद करना तो दूर, सरकार को चाहिए कि नर्सरी, KG1 और KG2 की शिक्षा भी प्राइमरी स्कूल में चालू करें या आंगनबाड़ी में चालू करें। एक फॉर्मल शिक्षा की व्यवस्था नर्सरी, KG1, KG2 की चालू होनी चाहिए, बंद होने का तो बात नहीं है। जहां एकदम सटे हुए, ईंट से ईंट सटे हुए 2 प्राइमरी स्कूल हैं, उनका युक्तियुक्तकरण हो तो समझ में आता है, लेकिन अन्य जगह पे युक्तियुक्तकरण नहीं। पहली प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने घोषित पद हैं, सरकार ने जितने पोस्ट सैंक्शन किए हैं इन 2 विभागों में, इनको पहली प्राथमिकता में संपूर्ण भरने चाहिए, किस्तों में नहीं। बाबा, लोकसभा चुनाव से ठीक फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो जब लोग अभ्यर्थी मंत्री के पास जाते हैं तो उनसे मांग करते हैं, तो उनका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और यहाँ पे सिर्फ 1% लोग ही योग्य हैं। तो इसे किस तरीके से देखेंगे? क्या एक तरीके का छलावा नहीं है? ये तो बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक अनिवार्य जिम्मेदारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए।
और शिक्षा मंत्री जी ने तो 33 या 32 या 36 हज़ार पोस्ट के लिए कहा। मेरा ये मानना है कि समस्त पद करना चाहिए। कांग्रेस के समय भी सरकार नहीं कर पाई तो वो मैं कमी मानता हूँ। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की अगर कांग्रेस की सरकार भी पूरी नहीं कर पाई तो वो भी एक कमी मानता हूँ। कोई भी सरकार की पहले नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, ये गलत है। पहले कोई कमी रह गई तो अब आपको मौका मिला है, आपको उसको पूरा करना है। और ये 2 विभागों में एक तरफ क्या मांग है, हमको रोजगार चाहिए। जो मंत्री जी ने कहा कि भाई सबको रोजगार नहीं मिलेगा, वो अपने अलग बात है, तो इतना तो रोजगार मिले। और उसमें भी रोजगार प्राथमिकता नहीं है मेरे नज़र में सेवा प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध होनी चाहिए नागरिक को, और उसका समझिए क्या कहते हैं, एंसिलरी यूनिट मान लीजिए कि वो रोजगार भी दे रहा है हमारे युवतियों को और युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जिनको वो जगह पे काम करने का मौका मिल सकता है। वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता सेवा उपलब्ध कराना। पढ़ाई नहीं हो रही, आप खुलेआम मंच में, मीडिया में डिस्कस करते हैं, आप कहते हैं कि रिपोर्ट आई है कि 8वीं 10वीं कक्षा तक के 50% बच्चे पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं कि किताब में क्या लिखा है। वो कैसे होगा अगर आपके पास टीचर नहीं है और आप शुरू से ही उनको ABCD अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे, तो वो 10वीं भी पहुंचते तक कितना पढ़ पाएंगे। आप खुद आंकड़ों को प्रमाणित तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा की ऐसी स्थिति है, तो वो क्यों है? इसलिए है कि वहाँ पर आपने लोगों को ही तैनात नहीं किया है। आप स्वास्थ्य की सेवा नहीं पहुँचा पा रहे। क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? बिस्तर में उठा के लाना पड़ रहा है और दूर दूर आपको जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पास का केंद्र है वहाँ पर आप पूरे डॉक्टर्स हो या स्टाफ हो या नर्स हो उसको उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ये किस्तों में ये 2 विभाग नहीं चलना चाहिए। एक मुश्त यहाँ पर भर्ती, दूसरे विभागों की भर्ती, वो विभाग वाले नाराज होंगे, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि पैसे का अगर कोई कमी है तो आप दूसरी जगह कुछ समय रुक के करिए। PWD में करना है तो एक बार रुक के करिए, वहाँ दूसरा विकल्प हो सकता है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका इरिगेशन विभाग है, उसमें एक बार रुक के कर सकते हैं, दूसरा विभाग है एक बार रुक के कर सकते हैं। पहले 2 विभाग जहाँ सेवा आपको 100% उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन होना चाहिए। पहला कदम मानवीय संसाधन नहीं है तो आप क्या करोगे? मानव संसाधन होगा तो आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। मानव संसाधन हर स्थिति में और पैसे का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि हमारा बजट अगर 1,60,000 करोड़ का हमने पारित किया है तो 1,60,000 करोड़ में इन पदों को भरने के लिए हम पहली प्राथमिकता, बाकी काम के लिए बजट से जो आप पैसा देते हो उसके लिए लोन लेने की आप सोचो, बैंकों से सड़क बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए लोन से सोचो। लेकिन अपने फंड से तनख्वाह देने के लिए ये 2 विभागों के लिए आपको प्राथमिकता रखनी ही चाहिए। साथ ही हम लोग के अंबिकापुर में भी और प्रदेश में पूरी सक्रियता से लोगों के साथ जुड़ के और फीडबैक ले रहे हैं कि परिसीमन के बाद बेस्ट कैंडिडेट्स कौन होंगे, ST सीट कौन सी होंगी, SC सीट कौन सी होंगी, ये तो चिन्हांकित है, आबादी के हिसाब से होना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ ST SC वर्ग के हमको महिला पुरुष चाहिए। अन्य सीटों में OBC और अनारक्षित वर्ग के महिला या पुरुष, उनके लिए आपको अच्छे कैंडिडेट चिन्हांकित करके रखना है। तो हमारा संगठन वो काम में लगा हुआ है कि लोगों के बीच में से किन के लिए स्वीकार होती है। और मेरा सुझाव पहले भी ये रहा है, आज भी ये है, करना संगठन को है। मेरा सुझाव ये रहा है कि हर वार्ड के पार्षद के लिए उस वार्ड के रहने वाले कांग्रेस के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का टीम बनना चाहिए और वो सर्वसम्मति से पार्षद के उम्मीदवार का चयन करें। अगर सर्वसम्मति से वो चयनित नहीं कर पाते हैं तो अपने ही बीच में गुप्त मतदान करें और गुप्त मतदान को सील करें। जो उम्मीदवार हैं दस्तखत करें, वो लिफाफा जिला कांग्रेस में आए, ब्लॉक कांग्रेस में आए और उन उम्मीदवारों के सामने खोला जाए जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं उनको पार्षद का उम्मीदवार बना। ये मेरा सुझाव है। इस तरीके से अच्छे उम्मीदवारों के चयन का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। देखिए जो अभी परिश्रम हुआ है उसमें कहीं जो ST सीट तो वही रहेंगी,
एससी सीट में मैंने सुना है कि जो बाबूपारा वार्ड है उसको एससी सीट घोषित किया है। पता नहीं क्या सोच थी, लेकिन किया है। उस सीट के भी जो थे भाजपा के भी साथी थे, उनने भी आपत्ति की थी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हुआ। तो एक सीट मेरी जानकारी में आई है कि जो अनारक्षित या ओबीसी हो सकती थी वो एससी आरक्षित में आ गई। बाकी तो यहाँ 2 एससी सीटें हैं और 10 एसटी की सीटें हैं, वो बरकरार।